हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं करण भट्ट और यूट्यूब चैनल में अगेन आपका एक बार और स्वागत है। हम लोग यहां पे गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ फॉरेस्ट्रीज एंड नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। और उसमें हम लोग पहुंचे थे रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो गाइज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि वो कौन से रीजंस है जिनकी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ डेंजर में आती है या तो उनका डिस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहला पॉइंट, ड्यू टू human interference in grassland and in watershed area of the forest, the natural habitat of the wild animals is put in danger। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, वाटरशेड एरियाज होते हैं, जहाँ पे हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन इंटरफियरेंस और कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण जो है ह्यूमन जो आपका नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड एनिमल्स का, वो डिस्ट्रैक्ट होता है। अब ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि हम लोग जंगल में लकड़ियों के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं, फिर हमारी फर्नीचर की ज़रूरियात कंप्लीट करने के लिए हम लोग वो सारी चीज़ें कट कर रहे हैं वहाँ से। तो इस कारण उन लोगों का जो नेचुरल जो बर्ड आपको पक्षी जो लोग होंगे, वो जिस पेड़ पे रहते थे, आप लोग उस पेड़ को काट दोगे तो अब वो रहेंगे कहाँ, उनका घर कहाँ चला जाएगा। किसी के माड़े वाड़े वहाँ पे होंगे, आपने देखे होंगे बहुत सारे नेस्ट बनाते हैं बर्ड्स ट्रीज़ पे। तो वो सारे उन लोगों का क्या होगा। उनकी वजह से जो है वो उनकी जो लाइफ होती है वो डेंजर में आ जाएगी और उससे कारण क्या होगा, वो शायद माइग्रेट करने लगेंगे। उसके बाद वाटर शेड एरियाज़ लाइक जहाँ पे जो नदियाँ होती है, उन नदियों के आजू बाजू का जो प्रदेश है उसे हम लोग वाटर शेड एरिया कहते हैं। तो हो सकता है कि कभी नदियों में ज़्यादा बाढ़ के कारण, ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ के कारण बहुत सारे आजू बाजू का जो एरिया होता है वो पूरा जलमग्न हो जाता है। मतलब जहाँ पे एक टाइप की बहुत सारी फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में भी उन लोगों का नेचुरल हैबिटेट डेंजर में आ जाता है। दूसरा पॉइंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंसेस। इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज इन द रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के नाम पे, हाईवे, बुलेट ट्रेन्स वगैरह वगैरह के नाम पे जो फॉरेस्ट है उन्हें काटे जा रहे हैं और वहाँ पे रिजॉर्ट्स है, होटल्स है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वो खड़े किए जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया। लेकिन गाइज चलो आपने डेवलपमेंट किया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो इतने लोग रह रहे थे, जो एनिमल्स रह रही थी, जो वाइल्ड लाइफ रह रही थी, जो बर्ड्स रह रहे थे, उन लोगों का घर आप लोगों ने छीन लिया है। उनका घर छीन के आपने अपने लिए घर बनाया है। समझ रहे हो गाइज आप? तो ये सिचुएशंस होती है और वो लोग क्या करते हैं, फिर ऐसे बर्ड्स या तो अपना घर छोड़ने के कारण सदमे में मर जाते हैं, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी ट्रक के, बस या ट्रेन के बीच में आके उनकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली आप लोग उनका घर छीन के उनको ही एक टाइप तरह से इनसिक्योर फील करवा रहे हो। उसके बाद आता है हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर, स्किन, बोन्स, होम्स एंड नेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे पहले राजा महाराजा लोग शिकार करते थे, चलो उस दौरान तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो है वो मॉडर्न एम्यूनेशंस से जंगल में जाके शिकार करते हैं ओनली फॉर देयर शौक। ठीक है, उन लोगों का ऐसा शौक होता है कि हम लोग वहाँ जाके शिकार करें। लेकिन गाइज आपके शिकार में उन लोगों की स्पीसीज नष्ट हो रही है। आपने वो शायद मूवी देखी होगी, जो विद्युत जामवाल की एक मूवी थी बीच में आई थी जिनका नाम था जंगली। अब इस जंगली में क्या होता था, जंगली में यही होता था कि जो बेसिकली जो हाथी होते थे, एलिफेंट्स रहते हैं, उनके जो दांत होते हैं, मतलब उनके जो टस्क होते हैं, वो बहुत ही कीमती और बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। आप ज्वेलरी में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे उस मूवी में एक शिकारी होता है, वो जो सौदागर होता है, जो इन हाथी का टस्क का वो जो बिजनेस करता रहता है, और जो विद्युत जामवाल है वो उन सारे हाथियों को बचाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी किस वे पे ये डिस्ट्रक्शंस चालू होगा, किस वे पे एनिमल्स को मारा जा रहा होगा, तभी जाके वो लोग इतने डेंजर में आ जाते हैं और कभी कभी तो उनकी स्पेशीज भी नष्ट हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है उनके डिस्ट्रक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट है द ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट मेड बाय मैन फॉर हिज ग्रीडी मोटिव सच एज रोड, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, माइनिंग मिनरल्स, एक्सपेंशन ऑफ न्यू सेटलमेंट्स और सिटीज़। अब आपको पता ही होगा कि हमारा जो गांधीनगर है वो पूरा का पूरा पहले फॉरेस्ट एरिया था। तो जब गांधीनगर बनाया गया होगा तो आप सोच सकते हो कि कितने पेड़ पौधे काटे गए होंगे, कितने रोड्स के लिए आप समझ सकते हो कि ग्रासलैंड्स होगा उसको बर्बाद किया गया होगा। मतलब हाँ, हमने बहुत अच्छी सिटी बनाई गांधीनगर, आप गुजरात का ही नहीं बल्कि इंडिया का भी टॉप मोस्ट सिटी आता है हमारा। लेकिन फिर भी
आपने उस जंगल, उस जो एरिया पे उस दौरान जो लोग रहते थे, उसका घर आप लोगों ने छीन लिया, अपने घर खड़े किए, अपने ऑफिस खड़े किए, अपनी मॉल्स वॉल्स खड़े किए, लेकिन उन लोगों का डिस्ट्रक्शन करके। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद फॉरेस्ट लैंड आर बीइंग एनक्रोच फॉर ग्रास फ्यूल और फॉर ग्रेजिंग, एंड द फॉरेस्ट फायर एनगल्फ्स मैनी स्पीसीज व्हेन द फायर forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs. It creates a negative impact on the number of wild animals. अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉरेस्ट लैंड में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूँ आपको, तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी, और उसमें कहा गया था कि ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ जितने जो एनिमल्स है वो उनकी डेथ हो गई थी। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एनिमल्स ने अपने ब्रीडिंग करके अपने एग्स रखे होंगे वहाँ पे, कोई हो सकता है कि अपने नए नए बच्चों को जन्म दिया होगा जो अभी पैदा ही हुए हैं, और ऐसे में आग लगने के कारण उन सब लोगों के जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो वहाँ पे ही डिस्ट्रक्ट हो गई। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज थी जो इस फॉरेस्ट फायर में आप ख़त्म हो गई है, जो हमें देखने को भी नहीं मिलेगी, राइट। तो गाइज ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। कभी कभी ग्रासलैंड्स और ग्रासेस को हम लोग एंक्रोच कर लेते हैं, जिनके कारण उनका जो खाने पीने की व्यवस्था है वो हम लोग उससे छीन लेते हैं। तो ऐसे में वो कैसे जिंदा रह पाएंगे, आप ही लोग सोचिए, ठीक है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी सुविधाओं के लिए उन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके बाद पॉइंट है, ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स मैनी एनिमल्स विदाउट एनी अवॉर्ड कम इन टू कन्फ्लिक्ट विद मैन एंड समटाइम ह्यूमन लॉस देयर लाइव्स। अब गाइज मैं आपको पता ही है कि बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों ने उनका जगह घर छीन लिया है, तो वो खाने की फिरात में या तो फिर पानी पीने या तो फिर रहने के हिसाब से वो ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ ही आएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग जंगल में गए हैं ना, वो लोग जंगल में नहीं आ रहे, हम लोग जंगल में गए रहे, और वो हमारी एरिया में आते, तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे एरिया तक आ गए। नहीं, एक्चुअली हम लोग उनके एरिया में चले गए, ठीक है। तो ऐसा में क्या होता है कि कभी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। आपने बहुत बारी न्यूज़ में सुना होगा कि भाई इस जगह पे चीते ने हमला किया, 4-5 लोगों को पंजे मार के चला गया, या एक आध गाय वगैरह को खा गया, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें आप देखते को मिलती है। अब रिसेंटली मैं एक बात करूँ तो एक ब्लैक पैंथर आपको हमारे वेस्टर्न घाट में आपको पता हो तो 1.5 या 2 महीने पहले देखने को मिला था, जो कि ऐसा माना जाता था कि अब वो एक्सटिंक्ट हो गया है। लेकिन अभी 7 दिन पहले की न्यूज़ है कि मैंने देखा कि जब ट्रेन पास आउट हो रही थी रेलवे ट्रैक से, उसके बीच में आके ये ब्लैक पैंथर की डेथ हो गई। अब वो एक का एक ब्लैक पैंथर इतने सालों बाद हमें दिखा था, और उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट नहीं पा रहा है, उसकी भी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे वो लोग खतरे में हैं, ठीक है। उसके बाद hunted to procure biomedicines or things which make perfume also brings the species on the verge of extinction। अब गाइस क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक्स है, बहुत सारी ऐसी बायोमेडिसिन्स है, बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनके लिए आपके जो एनिमल्स हैं उनको मारा जाता है, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उनके भरोसे उनके बॉडी के उनकी डेथ के बाद उनकी जो बॉडी होती है उनका उसका हम पोस्टमार्टम टाइप करते हैं, और उसमें से जो भी चीज़ें आवश्यक होती है वो हम निकाल लेते हैं, तो और हमारे बिजनेस के लिए उसे लगा देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये एक टोटली इलीगल धंधा है। जैसे कि एक हमारी किडनी निकाल के कोई बेचेगा तो पुलिस कैसे उसे गिरफ्तार कर रही है, लेकिन अगर कोई वाइल्ड एनिमल को ऐसा करता है तो उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। ऐसा क्यों? तो इसके लिए भी कोई कानून होना चाहिए, ठीक है। और ये हो सके उतना कम करे, और अगर बिल्कुल हो सकता है तो इसे बंद ही कर दे तो ही अच्छा है, जिसके कारण हम लोग एटलीस्ट हमारे वाइल्ड एनिमल्स की तो प्रोटेक्शन कर ही पाए, ठीक है गाइस। और यहाँ पे एक रेड पांडा के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि रेड पांडा इज़ फाउंड इन द कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। और बेसिकली अगर ईस्टर्न हिमालयाज में भी स्पेसिफिक बात करें तो आपको सिक्किम में ये रेड पांडास ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उनका खाना क्या है? उनका खाना है बैम्बू स्प्राउट्स, एग्स, स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट वगैरह। It is less active during the day, and besides India it is also found in China, Nepal, Bhutan और म्यांमार। मतलब हमारे जो भी पड़ोसी कंट्रीज़ है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वहाँ पे आपको रेड पांडास देखने को मिलेंगे। इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। और उनका एक फूड क्या है? उनका फूड है बैम्बू स्प्राउट्स, एग्स, स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट्स। और वो दिन के समय में ना बहुत इनएक्टिव रहते हैं, मतलब लेस एक्टिव होते हैं। नो डाउट एक्टिव होते ही हैं लेकिन लेस एक्टिव होते हैं, ठीक है।
तो गाइज़ ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशंस थी रेड पांडा के बारे में, और ये जो हम लोगों ने ऊपर देखे वो सारे पॉइंट्स थे रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और अगर समझ में आ रहा है, आपको पता मज़ा आ रहा है, तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में हमारे नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ मेजर टू प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो टेक केयर एंड जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।